तो क्या वाकई में मोदी शाह जब जब डरते हैं तब तब ईडी को आगे करते हैं? यह बात क्यों कही जा रही है? यह बात क्यों नहीं कही जाए? एक एक सबूत और उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। अपने आपके इस मंच यानी कि इस YouTube के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मोदी और शाह का चक्रव्यूह जो रचा हुआ है, ऐसा लगता है कि इसमें सोनिया गांधी भी और रॉबर्ट वाड्रा जो गांधी परिवार के दामाद हैं, दोनों को फंसाने की पूरी कोशिश हो चुकी है, या तीनों को फंसाने की। उदाहरण देकर समझाता हूं। दरअसल सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि ईडी ने जिस केस को 2015 में यह कहते हुए बंद किया था कि कोई सबूत नहीं है, उसी केस में अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट की बात आती है। मतलब क्या है? क्या संकेत है? संकेत साफ है। चार्जशीट के बहाने मोदी और शाह सोनिया गांधी और राहुल गांधी, या फिर यूं कहें कि गांधी परिवार की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और दिलचस्प है जिसे आपको सुननी चाहिए दोस्तों, वो ये कि नेशनल हेराल्ड के जिस केस का जिक्र किया जा रहा है, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, मगर इस केस की एक एक परतें और तथ्य आपके सामने मैं रखूंगा। मगर उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि उस वक्त जो ईडी के डायरेक्टर थे और जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने फाइल पर क्यों लिखा था कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, इसमें पैसों के ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं लगता है, और बाद में उसी केस को पीएमओ के प्रेशर पर ऐसा कहा जा सकता है कि दोबारा खोल दिया गया और उस पर चार्जशीट हो गई। है ना दिलचस्प बात? यानी पहले कहा गया कि इस केस में दम नहीं है, लेकिन अब बात चार्जशीट की आ रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 11 साल में इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं 2014 से 2025 तक का लम्हा, यानी 11 साल हो जाते हैं। 11 साल के बाद मोदी और अमित शाह को गांधी परिवार पर अचानक यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्यों आखिरकार यह तय करना पड़ा कि चार्जशीट हो? अचानक कार्रवाई क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? दरअसल यह सब कुछ संजोग नहीं है दोस्तों कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ सोनिया गांधी और तीसरी तरफ उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी के जरिए राजनीतिक साजिश चल रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी जी को आजकल राहुल गांधी से, इंडिया गठबंधन से, उनके विपक्ष के नेताओं से इतनी बेचैनी हो रही है, इतनी बेचैनी, और इसके कई कारण हैं, और उन्हीं कारणों पर मैं आ रहा हूं कि आखिरकार यह फैसला एकाएक अचानक क्यों हुआ। यहां जहां देश में आप कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति डामाडोल है, लोगों का पैसा डूब रहा है, बैंकों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है, ट्रंप टैरिफ के जरिए डरा रहे हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बहुत सी वजहें आप इसमें कह सकते हैं, मगर एक जो सबसे बड़ी वजह है, एक नहीं दो, जिस कारण से जो पर्दे के पीछे छिपी हुई सियासत की कहानी, वो कहानी जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि यह फैसला इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे छिपी है वक्फ की वोटिंग के दौरान राज्यसभा की कहानी। जानते हैं क्या हुआ था? वो सियासी कहानी जिसने मोदी और अमित शाह दोनों को बेचैन कर दिया है। क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, जब सदन में, यह पहला किस्सा मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद दूसरा किस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एकाएक ये ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर मेहरबान क्यों हो रही है। मेहरबान समझ रहे ना? मैं सबसे पहले किस्से की बात कर रहा हूं। वक्फ पर वोटिंग हो रही थी, कहां? राज्यसभा में। तब बहुत सी पार्टियां ऐसी थी दोस्तों जो अब तक न्यूट्रल थी, यानी कि वो ना तो इंडिया अलायंस के साथ थी, यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या आम आदमी पार्टी या ममता बनर्जी उनके साथ, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ, वो दोनों किसी के साथ नहीं थे। ऐसे कई न्यूट्रल दल हैं। वो पार्टियां, राजनीतिक दल जो मोदी के खिलाफ हो गए इसी बिल को लेकर,
जैसे कि उदाहरण के तौर पर नवीन पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार उनकी पार्टी मोदी के साथ खड़ी हुई और धोखा भी मिला। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर राव केसीआर तेलंगाना मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी बीआरएस। वहीं इसके साथ साथ जगनमोहन रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, वाईएसआर कांग्रेस, कई ऐसे छोटे छोटे दल जिनको मिलाकर मोदी और शाह ने गणित लगाया था, कैलकुलेशन किया था कि जो पार्टी वक्फ के खिलाफ वोट करेंगी और जो वक्फ के पक्ष में वोट करेंगी, उनमें ये छोटे दल हमारे साथ होंगे, मोदी सरकार के साथ आएंगे, एनडीए के साथ आएंगे। मगर हुआ क्या? आंकड़ा हैरान कर गया। राज्यसभा में जब वोटिंग हुई तो इंडिया अलायंस, जिसके सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 81 सांसद थे, 81, और जब वोटिंग हुई तो शाह और मोदी को जोर का झटका लग गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जो 81 विपक्ष के सांसद हैं वो नीचे जाएंगे, यानी कि आंकड़ा 70, 75, 76 तक पहुंच सकता है। मगर हुआ क्या? जब आधी रात के बाद वोटिंग हुई तो 81 सांसद की जगह 95 का स्कोर चला गया, यानी कि 95। यानी आप कह सकते हैं शाह मोदी को तो छोड़िए, खड़गे साहब को उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहे थे कि 81 के आसपास आंकड़ा पहुंचेगा, 85 पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच गया दोस्तों 95 सांसदों का। विपक्ष के साथ इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए 95 सांसद, 95। उसकी वजह यह थी जो मैंने आपको पहले बताया, बीआरएस हो, वीआरएस हो, वाईएसआर हो, बीजू जनता दल हो, मोदी और शाह से जिन्हें उम्मीद थी वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। यह लोकसभा में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था, बहुत छोटे से मार्जिन से बिल पास हुआ था। अब दोस्तों सच्चाई यह है कि विपक्ष की जो ये एकजुटता है, मोदी और शाह दोनों को बेचैन कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं जिस सरकार के पास अपने बहुमत या नंबर के आंकड़े नहीं हैं, वो सरकार कोई भी हो, चाहे मोदी जी की हो या फिर किसी और की हो। अब विपक्ष अगर एकजुट होगा तो फिर दिक्कत होगी। विपक्ष का बिखराव जरूरी है, और इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? वक्फ बिल ने, इस कानून ने ना सिर्फ विपक्ष को एक छाते, एक छतरी के नीचे लेकर आया, यह वक्फ कानून, बल्कि एकजुट कर दिया। और 11 साल के बाद छिपी मोदी सरकार की कमजोरी को देश के सामने उजागर कर दिया, क्योंकि जो छोटे छोटे दल जो न्यूट्रल थे वो मोदी के साथ खड़े होते थे, मगर वो इस बिल को लेकर राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए। यानी जो स्थिति सामने आ रही है, अगर एक भी बैसाखी हिल गई, बैसाखी मतलब चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, एक भी सरकार से समर्थन ले ले, क्योंकि आंकड़ा है मोदी के पास 240 का, ऐसे में सरकार पर खतरा है। दोस्तों मोदी जी और शाह साहब ने किसी तरह से दबाव डाला, ईडी का, इनकम टैक्स का, फंड का पैसा, नायडू, नीतीश तो इस दबाव में आए भी, नायडू तो साफ तौर पर आए, मगर विपक्ष की एकजुटता ने अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया। तभी जब बिल सदन से पास हुआ तो उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद ईडी ने एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड केस को बंद तिजोरी से निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, और इसमें इतनी तेजी दिखाई कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टीज थी लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, इस अखबार की, उसको सील करना शुरू कर दिया, और सील करने के बाद ही चार्जशीट टाइप करना भी शुरू कर दिया। साफ है अब ईडी की इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम टाइप कर दिया गया, यानी 11 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ। अब दोस्तों मोदी जी और शाह साहब का ऑपरेशन तो आप समझते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और सियासी कहानी है जो कि मैंने दूसरे का जिक्र किया, जिसमें आपको समझना चाहिए कि पर्दे के पीछे और भी क्या है। याद कीजिए हाल ही में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर एक ऐलान किया था, उस ऐलान ने मोदी और शाह को बेचैन कर दिया था। ऐलान क्या था कि हम गुजरात में जाकर मोदी और शाह को हराएंगे, चैलेंज दे रहा हूं, राहुल गांधी का चैलेंज था। वो गुजरात में मोदी और शाह को हराने की बात कर रहे थे, ना सिर्फ बात कर रहे थे, कांग्रेस ने अपना गुजरात में अधिवेशन किया, याद है ना आपको, चंद रोज पहले।
अधिवेशन बहुत हद तक सफल बताया गया और उसके ठीक बाद राहुल गांधी फिर जा पहुंचे 2 दिन के लिए गुजरात, ग्राउंड जीरो पर कांग्रेसी नेताओं में जोश भरने के लिए, वो भी अलग अंदाज से। पहले देखिए और सुनिए राहुल गांधी का यह बयान, आपको जरूर सुनना चाहिए, जो उन्होंने गुजरात की सरजमीन से दिया। सुनिए जरा। किसी ने कहा जब अहमदाबाद से सीनियर नेता आते हैं तो जादू से हर डिस्ट्रिक्ट में लोग 2-3 दिन के लिए आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और सीनियर नेता चला जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मगर इनके पास सचमुच में कोई पकड़ नहीं होती कि सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं। तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। जहां बात ईडी की है, जहां तक बात ईडी की है दोस्तों, तो ईडी काम कैसे करती है, आपको उसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, वित्त मंत्रालय से पार्लियामेंट में, संसद में एक सवाल पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। 10 सालों में, यानी कि 2014 के बाद, यानी कि 2014 के बाद के आंकड़े की बात कर रहा हूं, 193 ऐसे मामले दर्ज किए गए जो विपक्षी नेताओं के एमपी, मंत्री और मिनिस्टर्स के खिलाफ दर्ज हुए थे। 193 पॉलिटिकल केसेस दर्ज किए गए पिछले 10 सालों में। और आप जानते हैं, आप हैरत में रह जाएंगे कि इन 193 केसों में सिर्फ 2 ऐसे केस थे जिसमें आरोप सिद्ध हुए, सिर्फ 2। यानी 193 में से 191 केसेस ऐसे थे, 99% आप इसे कह सकते हैं, जिसमें ईडी के पास सबूत नहीं थे। वो सबूत नहीं रख पाई कोर्ट में और वो टिक नहीं पाए। अभी इसीलिए मैंने जिक्र किया कि राहुल गांधी गुजरात में है, कांग्रेस का अधिवेशन भी गुजरात में हुआ, जिसे देखकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह बौखला गए, बेचैन हो गए, इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? जांच एजेंसियों का क्या इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी को रोकने के लिए। लेकिन क्या राहुल गांधी डर जाएंगे, या फिर जो राहुल गांधी का एक स्लोगन है, डरो मत, अपनी पार्टी को वो गुजरात में खड़ा करना चाह रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन है, जिस गुजरात मॉडल का जिक्र किया और जिस गुजरात मॉडल के गुब्बारे का जिक्र किया 2014 से पहले। तो सियासत की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, इंतजार करिए। ये खेल जो सियासत की बिसात पर खेला जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं, अब उसमें शह और मात किसकी होती है। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी 11 साल के बाद ईडी ने एक बार फिर से शिकंजा कस दिया। यह है सियासत की कहानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।